सुप्रभात बच्चों। तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि पंडित अलोपीदीन जो कि धन के प्रतीक थे और वंशीधर जो कि धर्म के प्रतीक थे, उनमें अपने अपने धन और धर्म के प्रतीकों को बचाने के लिए युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी और पंडित अलोपीदीन पैसे का लालच उसको दे रहे थे, लेकिन वो अपने धर्म से विचलित नहीं हो रहा था। और जब उसने देखा कि अब उसका गिरफ्तार होना तय है तो वो बेहोश होके गिर जाते हैं। अब उसके बाद दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यानी लोगों ने उसके विषय में, पंडित अलोपीदीन के विषय में तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, यानी जिक्र जो था सबकी जबान पर वो पंडित अलोपीदीन के इस कारनामे का ही था। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, कमेंट कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी, यानी खूब बुराई हो रही थी, उनकी निंदा हो रही थी। मानव संसार से पापी का पाप कट गया, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो और अब उसके पाप का घड़ा भर गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, जो रोज दूध में पानी डाल के बेचता है, वो ग्वाला भी, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, जो प्रतिदिन झूठे टीए बिल भरते थे, ऐसे अधिकारी, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, यानी ऐसे लोग जो रेल में यात्रा करते थे लेकिन टिकट नहीं खरीदते थे, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार। तो आपने देखा दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेईमानी से ही काम कर रहे हैं, लेकिन आज जब पंडित अलोपीदीन पकड़ा गया तो ऐसे सारे लोग सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे हैं, आज टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गए, जबकि खुद अपने आप ये लोग सारे क्या हैं, भ्रष्ट हैं। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर, अभियुक्त मतलब बंदी के रूप में, हथकड़ी लगा हुआ, कांस्टेबलों से घिरा हुआ, हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। भाई ये क्या हो गया? ऐसी तो उम्मीद नहीं थी किसी को कि पंडित अलोपीदीन जैसा आदमी, इतना चलता पुर्जा आदमी, इतने पैसे वाला आदमी, इतना अप्रोच वाला आदमी ऐसे ही पकड़ा जा सकता है। ऐसी उम्मीद पूरे शहर में किसी को नहीं थी, इसलिए शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, कितनी, जितना कि उस दिन पंडित अलोपीदीन को देखने के लिए लोगों की आंखों में बेचैनी थी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, पूरी भीड़ छतों पर, यहाँ तक कि मकानों की दीवार पे भी लोग चढ़ गए, देखने लगे किसको, पंडित अलोपीदीन को। किस रूप में? अभियुक्त के रूप में, एक कैदी के रूप में। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। जैसे कि जंगल में शेर का राज होता है, वैसे ही इस अदालत में पंडित अलोपीदीन का राज चलता था। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, जो अदालत के अधिकारी थे वो उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक, और जो उससे छोटे वाले क्लर्क वगैरह थे वो तो समझो उनके सेवक थे। वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, और जो वकील थे या मुंशी थे वो तो मानो कि उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए रखे गए हों। और जो उनसे भी छोटे थे, अर्दली, चपरासी, चौकीदार, वे तो उनके बिना माल के गुलाम थे। बस पंडित जी आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए, पैसे की कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे भी थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। पंडित अलोपीदीन को इस रूप में देख करके लोग दौड़े दौड़े आए। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्य में थे। क्यों? इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, क्योंकि उनको पता था यही काम करता है तो इस तरह के नंबर 2 के, तो इसलिए इस बात पे आश्चर्य नहीं था कि उन्होंने ये ऐसा काम किया, बल्कि लोगों का आश्चर्य तो इस बात पे था कि वो कानून के पंजे में कैसे आए, कानून के पंजे में फंसे कैसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? भाई पंडित अलोपीदीन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास
मुश्किल से मुश्किल काम का साधने वाला धन भी है और जिनके पास बोलने की वाचालता की कोई कमी नहीं है, ऐसा आदमी भला कानून में फंसा कैसे? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था, हर आदमी उनसे सिंपैथी रखता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। बड़ी होशियारी से वकीलों की एक फौज तैयार करी गई उन पर हुए इस आक्रमण को रोकने के लिए। न्याय के मैदान यानी अदालत में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, युद्ध शुरू हो गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। वंशीधर बेचारा चुप, क्योंकि उनको लगने लगा था कि मामला खराब हो गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र थे। यानी सत्यवादिता और स्पष्टवादिता के अलावा उनके पास में कोई शक्ति या कोई शस्त्र नहीं था। गवाह थे, उनके साथ में कुछ उनके विटनेस तो थे, किंतु लोभ से डामाडोल। लेकिन लग रहा था कि वो भी शायद लालच में आ गए हैं और अपने बयान पलटने लगे हैं। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खींचा हुआ दिख पड़ता था। यहाँ तक कि जो जज लोग थे, वकील थे, जज थे, वो सारे के सारे भी शायद वो न्याय के पक्ष में ना आकर के पंडित अलोपीदीन के पक्ष में आ गए थे। वह न्याय का दरबार था, कहने को तो वो अदालत थी, वहां न्याय होना चाहिए था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। लेकिन सारे के सारे वहां के जो एम्प्लॉय थे वो सारे पक्षपाती हो गए थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात होता है वहां न्याय की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया, जैसे तारीख पे तारीख लगती है वैसा कुछ नहीं हुआ और उसी दिन मुकदमा समाप्त हो गया। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, अपने जो उन्होंने निर्णय दिया उस निर्णय में लिखा, क्या लिखा? पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। जो पंडित अलोपीदीन के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उनका तो कोई आधार ही नहीं है, बल्कि वो सत्य को घुमाने वाले हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं, वो तो एक बड़े सम्मानित इज्जतदार व्यक्ति हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया। उन जैसा ईमानदार आदमी थोड़े से लाभ के लिए इतना बड़ा गलत काम करेगा, ये बात सही नहीं है। तो बच गए पंडित जी। तो यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन दोष है, तो अदालत ने पंडित मुंशी वंशीधर को ही उल्टा लपेट दिया और अदालत ने कहा, भाई ठीक है, अच्छी बात है, तू ड्यूटी कर रहा था, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण आपने सोचा समझे भी नहीं एक आदमी पे, ईमानदार आदमी पे इतने बड़ा लांछन लगा दिया। एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा आपकी वजह से। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, रात को ड्यूटी, और वो भी इतनी ठंड में ड्यूटी कर रहा है, अच्छी बात है, ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी पर है, अच्छी बात है। लेकिन नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। लेकिन शायद वो जो नमक में आजकल की कमाई हो रही है उसमें नमक में ज्यादा हिस्सेदारी चाहता होगा, इसलिए उसने ज्यादा पैसे मांगे होंगे, पंडित जी ने कोई बात कही होगी, इसलिए मामला सेट नहीं हुआ। यानी वो भी, उसको भी क्या घोषित कर दिया, उसको भी भ्रष्ट घोषित कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, यानी इस तरह की गलती करने से बचना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, बड़े खुश हुए। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधों ने रुपयों की लूट की, यानी जो अपने जो हमसे उनके तरफ से जो पेश उनकी ओर से जो खड़े थे मुकदमा लड़ने के लिए घर के आदमी, उन्होंने खूब रुपया लूटा। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। पंडित जी ने खूब पैसा उड़ाया। लो, जिन्होंने मुझे बचाया है इस मुकदमे से, उन सबको मैं पैसे बांटता हूँ। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। यहाँ तक कि उस उदारता के सागर ने लहरों की नींव, यानी जो अधिकारी और कर्मचारी और जज थे, उन सब का ईमान भी डिगा दिया, यानी सबको पैसे मिले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। कहाँ तो लोग जब वो आ रहे थे उनकी जय जयकार कर रहे थे, उनका बड़ा नाम था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और मामला उल्टा पड़ गया तो बाहर निकल के देखते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा तो क्या करते, उनके ऊपर व्यंग्य बाण चलाने लगे हैं। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए। किसको? पंडित अलोपीदीन।
किंतु इस बार इस समय एक एक कटु वाक्य, एक चपरासी ने झुककर सलाम किए। किसको सलाम किए? मुंशी बंशीधर को। किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। पंडित लोपी को मुंशी बंशीधर को लगा कि यह संसार बड़ा खराब है। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चौके, यानी ये वकील की और जजों की वेशभूषा है। इस वेशभूषा वाले सारे के सारे लोग एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। ऐसे नहीं है कि जिनको सम्मान मिलना चाहिए। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। अच्छा बच्चों, ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रख देते हैं। अगली वीडियो में आपको ये अंश दिया जाएगा। धन्यवाद।